हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसएम गुरुकुल। तो आज हम लोग बिजनेस स्टडी का मॉडल पेपर को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, आप लोग न्यू हैं इस वीडियो में तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर लाइक बटन को भी प्रेस करें। तो देखते हैं। तो क्लास 11th का बिजनेस स्टडी का मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें भी टोटल क्वेश्चन नंबर रहेगा 1 से लेकर 40 तक। हम लोग फर्स्ट वीडियो में 1 से लेकर 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट 20 से लेकर 40 को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरनेट स्टार्टेड इन इंडिया। इंटरनेट कब स्टार्ट हुआ है इंडिया में? तो 1987 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ट्रेड के बारे में बात हो रहा है। जब हम लोग ट्रेड अपना कंट्री से अदर कंट्री में करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन दिया हुआ है, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, लोकल ट्रेड और नन ऑफ देम। तो अगर हम लोग वन कंट्री से अदर कंट्री करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फॉरेन ट्रेड। थोड़ा सा ट्रेड के बारे में, होम ट्रेड क्या होता है? होम ट्रेड का मतलब हम लोग जब अपना ही कंट्री में ट्रेड करते हैं, दैट इज कॉल्ड होम ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? तो एक्टिविटी दो कैटेगरी में हम लोग बांटे थे, एक था इकोनॉमिक और दूसरा था नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमारा तीन था। क्या था? पहला हमारा बिजनेस, फिर प्रोफेशन और तीसरा था हमारा एम्प्लॉयमेंट। मतलब एक्टिविटी को दो कैटेगरी में बताया, मतलब हर इंसान, एवरी ह्यूमन बीइंग डू समथिंग, और हर इंसान क्या करता है? कुछ ना कुछ काम करता है। तो या तो पैसा के लिए काम करेगा, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जिसमें हमारा मेन मोटो नहीं होता है मनी, पैसा कमाने का, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगा? जहाँ पे बिजनेस भी रहेगा, प्रोफेशन भी रहेगा, एम्प्लॉयमेंट। इसका एग्जांपल अगर एग्जाम में पूछेगा तो क्या? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि हम लोग एनजीओ वाला काम करता है, फ्री सर्विस, कोई पैसा नहीं। या फिर एक टीचर, एक टीचर खुद अपना बच्चा को पढ़ाता है, पैसा नहीं लगता है, वो भी फ्री है, तो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ फॉलोइंग इज फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर और पब्लिक इंटरप्राइज? तो हमारा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी पब्लिक सेक्टर में आता है, पब्लिक कॉरपोरेशन और कंपनी फॉर्म, ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ। जोखिम का परिणाम है, क्या है? अगर हम लोग रिस्क लेंगे तो इसका रिजल्ट पे हम लोग क्या होगा? तो अनसर्टेनिटीज। रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, यही तो रिस्क है। विच पॉइंट इज नॉट रिलेट विथ द रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस? कौन सा पॉइंट जो है नॉट रिलेट करता है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस? बिजनेस में प्रॉफिट होना ही चाहिए भाई। तो प्रॉफिट होगा तो हम लोग क्या करते हैं? लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं। प्रॉफिट रहेगा तो हम अपना डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। प्रॉफिट रहेगा तो हम लोग एफिशिएंसी को भी कर सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये हमारा रोल नहीं है प्रॉफिट का। ये क्या है? हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेस का तीन जगह रोल होता है। पहला तो हो जाएगा तुम्हारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, एक होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा आता है तुम्हारा सोशल, और एक आता है इंडिविजुअल। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में ही प्रॉफिट को इंक्लूड करता है कि पहले कंपनी अपना प्रॉफिट को देखेगा, पहले अपना ग्रोथ को देखेगा। ठीक है, उसके बाद सोसाइटी को वेलफेयर के बारे में सोचता है, फिर इंडिविजुअल वर्कर के बारे में, या फिर कंपनी खुद के बारे में सोचता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है? इंडेंट। तो इंडेंट क्या है? पूरा रिटर्न होना चाहिए, वर्बल होना चाहिए, रिटर्न एंड वर्बल बोथ होना चाहिए, फिर नन ऑफ द अबव। तो इंडेंट जो होता है, एक तरह का हम लोग इनको इनवॉइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंडेंट के बारे में क्या दिया? इंडेंट टिपिकली रेफर टू द रिटर्न ऑर्डर। एक रिटर्न ऑर्डर होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा, रिटर्न ऑर्डर। और रिक्वेस्टिंग फॉर द गुड्स टिपिकली प्लेस विद द सप्लायर और द वेंडर। इट formal document specify the detail of the goods required, such as quantity, qualities, price, delivery term, etc. While communicating the both order may be occur verbally, indent itself is the usually written as the document. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। द मोस्ट वाइड स्कोप इज, सबसे वाइडर स्कोप क्या है? तो ट्रेड है, कॉमर्स है, इंडस्ट्री है, या फिर बिजनेस है। तो वाइडर स्कोप, सबसे बड़ा स्कोप क्या है? बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस में ही सारा इंक्लूड होता है, ट्रेड है, कॉमर्स है और इंडस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 9। इथिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर, इथिक्स हमारा नैतिकता इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे है भाई? महत्वपूर्ण है। टॉप लेवल में, मिडिल लेवल में, नॉन मैनेजर एम्प्लॉयज में। तो हमारा नैतिक है हर जगह, इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज इसी के बारे में चर्चा कहीं पे ही नहीं होता है। हमारा स्कूल में इसका मेन रोल था, अब स्कूल में ही हमारा नैतिकता नहीं है, एथिक्स नहीं है। तो एथिक्स हर जगह इम्पोर्टेंट है, घर से लेके बाहर से लेके, है ना? तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल या फिर लो लेवल, नॉन मैनेजर एम्प्लॉय, हर जगह इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या बोल रहा है? बिजनेस इन विच फर्स्ट imports and then export is carried कॉल्ड। अगर पहले हम लोग क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट, दूसरा कंट्री से गुड्स को परचेज किए, दैट इज इंपोर्ट। फिर इसको हम लोग क्या कर दिए? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर इसको हम लोग दूसरा कंट्री से मंगा के फिर हम लोग सेल कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? फिर दूसरा कंट्री, मतलब एक कंट्री से गुड्स को हम लोग परचेज किए और फिर दूसरा कंट्री में जाके सेल किए। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटर पोर्ट ट्रेड। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। एक्सपोर्ट कब होगा? एक्सपोर्ट का मतलब क्या बना? जब हम लोग सेल करेंगे, कहाँ पे भी? अदर कंट्री। और इंपोर्ट का मतलब हम लोग परचेज करेंगे, कहाँ पे? दूसरा कंट्री से। राइट आंसर सी। द वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इफ द मैन इज बिग एनफ टू मैनेज एवरीथिंग। हुज स्टेटमेंट इज दिस? बोल रहा है क्या? एक आदमी, वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट, एक आदमी अगर कोई चीज को कंट्रोल करता है तो बेस्ट होता है। इफ दैट मैन इज ए बिग एनफ टू मैनेज, मतलब वो आदमी के पास वो क्षमता है मैनेज करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट कौन दिया था? तो ये दिया था विलियम्स आर बेसेट। ठीक है, मतलब इसका बात कर रहा है किसका? सोल ट्रेडिंग का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। डैश रेफर टू अरेंजमेंट which specify the term and condition that govern the partnership। बोल रहा है कहाँ? एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट में क्या बताता है? टर्म और कंडीशन, मतलब बिजनेस में कैसे कौन कौन क्या क्या करेगा अभी पार्टनरशिप में। तो उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? तो हम लोग डीड बताएं। तो पार्टनरशिप डीड में क्या रहता है? नेम लिखा हुआ रहता है, किसका? तो पार्टनर्स का भी नाम रहता है और फर्म का भी नाम रहता है। और फिर बिजनेस में जो जो एक्टिविटी होने वाला है, कौन क्या क्या परफॉर्म करेगा, सारा चीज को अच्छे से नोट डाउन करके लिखा जाता है। इंटरेस्ट कितना रहेगा, ड्राइंग कितना रहेगा, कैपिटल क्या रहेगा वगैरह वगैरह,
सारा बेसिक इंफॉर्मेशन डीड में ही लिखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। पहला कि हमारा सोल प्रोप्राइटर में कितना होना चाहिए, मिनिमम नंबर। फिर एचयूएफ में देखना है, फिर कोऑपरेटिव, और फिर कंपनी, सबका मैक्सिमम और मिनिमम। ये बोथ नंबर को याद कर लेना, एग्जाम में पूछेगा एक नए क्वेश्चन इससे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है हमारा 10, ठीक है। और सो प्रोप्राइटरशिप में एक होता है, एचयूएफ में मोर देन वन और अनलिमिटेड तक होता है जितना। कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10। अब कंपनी को टू कैटेगरी में बांटते हैं, एक हो जाएगा हमारा पब्लिक कंपनी, दूसरा प्राइवेट कंपनी। जो पब्लिक कंपनी होगा उसमें मिनिमम कितना होना चाहिए, 7, और मैक्सिमम अनलिमिटेड। वही प्राइवेट कंपनी में कितना होना चाहिए, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 तक। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और पार्टनरशिप में कितना रहेगा, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। इसको ध्यान में रखना है। कहीं पे बुक में दिया होगा 50, कहीं पे दिया होगा 100। तो पहले 100 था, फिर बाद में 2014 में फिर एक अमेंडमेंट आया, बोला कि नहीं 50 तक करेंगे, फिर बाद में एक्सटेंड करके हम लोग 100 कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन में से एक ही दिया रहेगा, दोनों दिया नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरह हम लोग डायरेक्टर्स को भी देख लेंगे, प्राइवेट कंपनी में कितना डायरेक्टर्स होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। 14 क्या बोल रहा है, इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोज इज। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, एक आदमी एक वोट। कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ वाज पास, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कब बना था, तो ये बना था 1912। उसके बाद बोल रहा है, इन विच टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन परपेचुअल सक्सेशन इज फाउंड। परपेचुअल सक्सेशन इसका मतलब क्या था कि कंपनी का मेंबर से कोई मतलब नहीं है, मेंबर का डेथ हो गया कोई दिक्कत नहीं, कंपनी कंटिन्यू 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 सालों साल तक चलेगा। तो ये कहाँ पे मिलता है, पार्टनर में। भाई पार्टनर मरा खत्म, सोल प्रोप्राइटरशिप में मरा पार्ट ये ओनर खत्म कहानी, पार्टनरशिप में पार्टनर मरा खत्म। तो ये कंपनी ही ऐसा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंबर बहुत सारा है, एक भी मेंबर जिंदा रहेगा दूसरा मेंबर बनेगा, कंपनी कंटिन्यू चलता रहेगा सालों साल तक। इसीलिए हम लोग देखते हैं बहुत सारा ओल्ड ओल्ड कंपनी है, 30 साल 40 साल 50 और 200 साल तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा है कंपनी का, तो दो कंपनी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, एक को बोलते हैं हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए, एक को बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये जो होता है इसका वाइडर स्कोप होता है, इसका इंटरनल मैनेजमेंट का होता है काम। इंटरनल मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये आउटसाइड, सारा बॉन्डिंग इसी पे बना हुआ रहता है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट दे दिया, अगर हम लोग ऑप्शंस रहेगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तब हम लोग क्या फॉलो करेंगे, टेबल ये एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19, पूरा इंडियन रेलवे इज द एग्जांपल ऑफ। इंडियन रेलवे किसका एग्जांपल है, तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, यहाँ पे गवर्नमेंट के अंडर में रहता है और गवर्नमेंट से ही अटैच्ड भी रहता है, ये गवर्नमेंट का ही बॉडी है, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
20 क्या बोल रहा है? ए गवर्नमेंट कंपनी इज द कंपनी इन विच पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट नॉट लेस है। कोई भी कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मतलब जहाँ पे सरकार अपना कैपिटल लगा देता है, कितना परसेंट? 51% या फिर उससे अधिक, तो ऐसा कंपनी को हम लोग बोल देते हैं क्या? गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? तो हम लोग नेक्स्ट करेंगे 21 से लेके 40 तक। आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको कमेंट करें। ठीक है, कमेंट करके पूछें, उसको हम लोग फिर से एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और साथ में साथ लाइक भी करें। ओके, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।